नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11th वाले की इकोनॉमिक्स के मोस्ट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चे के पास वीडियो पहुँचे और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन का रिविजन कर सके और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे तरीके से दे पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप जो सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आपके बुक का क्वेश्चन है, सभी का निचोड़ लेके आ चुका हूं, जो आपके लिए 100% फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को समझने वाले हैं और इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं इसे क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो देखा है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? एक वचन में, बहुवचन में या फिर दोनों में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों में हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा, दोनों में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी का जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? व्यवसायों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा या फिर सभी के द्वारा। तो यहाँ पर जगह ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि कॉलमों और पंक्तियों के रूप आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। फिर से सुनिए, कॉलमों और पंक्तियों के रूप आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? वर्गीकरण, सारणीयन, सहसंबंध या फिर अनुसंबंध। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सारणीयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणीयन कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि बहुलक बराबर कितना दिया? 18 दिया, यानी कि 18 दिया है और माध्यिका दिया है 21, तो माध्य का मान ज्ञात करना है। तो आप लोगों को फार्मूला होगा, माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है भाई? क्या फार्मूला होता है आप लोगों को पता होगा? आइए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुलक बराबर दे रखा है, देखिए आप समझ में आया। बहुलक बराबर कितना दिया? 18 दिया और माध्यिका बराबर कितना दिया है? माध्यिका बराबर 21 दिया। तो यहाँ पे क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर आप लोगों को फार्मूला पता होगा। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? 3 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक। समझ में आ गया? बहुलक। ठीक है, और बटे में क्या है? 2 है। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू माध्यिका बराबर कितना दिया है? माध्यिका बराबर दिया है 21 और माइनस बहुलक बराबर कितना दिया है? 18 दिया है। अब बटे में क्या है? 2 है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे कैसे दिया? 63 अब माइनस 18 अब बटे 2। अब इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा कितना? 45/2। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे कितना होगा? 45/2 को जब भाग देंगे तो यहाँ पे जगह 22.5। ठीक है, कितना आंसर आया? 22.5। कैसे निकला? समझ में आ गया? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर कितना होता है? 3 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे सभी का मान को यहाँ पे बैठा देंगे। 3 माध्यिका बराबर 21 दिया और माइनस बहुलक बराबर कितना? 18 दिया है। अब बटे में क्या है? 2। जब इसको सॉल्यूशन किया यहाँ पे 63 मैंने 18/2, जब इसको घटा के लिखे तो 45/2 हो गया। और यहाँ पे जब इसको भाग दिए तो यहाँ पे 22.5 आ गया, जो कि आपके आंसर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है क्या था? 22.4, यानी ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है कि सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। सहसंबंध गुणांक सदैव होता है, क्या होता है? 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, -1 और -1 और +1 के बीच होता है या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, -1 और +1 के बीच में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा कि बहुलक वह मूल्य है जिनकी आवृत्ति डैश होती है। क्या होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, अधिकतम होती है, फिर शून्य होता है। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये अधिकतम होता है। क्या होगा? अधिकतम, होने का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा। समाचार पत्र द्वारा जो प्राप्त आंकड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा या फिर दोनों या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा द्वितीयक आंकड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, द्वितीयक आंकड़ा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि पदों के विचरण के माप को कहा जाता है। पदों के विचरण के माप को कहा जाता है क्या? विस्तार, माध्य या फिर अपकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा आपका अपकिरण, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि प्रोपीसी महालनोबिस कौन है? अर्थशास्त्री है, लेखक है, वैज्ञानिक है, फिर संगीतज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा अर्थशास्त्री है। कौन है? अर्थशास्त्री। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चतुर्थ विचलन
क्यू डी का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आप लोगों ने अपने किताब में भी पढ़े होंगे। ये सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा Q3 माइनस Q1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। याद रखेगा Q इंटू डी का सूत्र क्या होता है, Q3 माइनस Q1/2। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा क्या है। तो यहाँ पे देखिए आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होगा। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा हो जाएगा 100। कितना होगा, 100। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। क्लियर है। कहता है कि फिर से देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 को समझिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 40, 50 और -x-78-58 का समांतर माध्य कितना दिया है, 56.2 दे रखा है। तो x का मान बतलाइए। तो इसको सॉल्यूशन हम लोगों ने करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन को करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समांतर माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा x/2 होता है। ठीक है, सिग्मा x/2 होता है, जो कि यहाँ पे पुट किया। और यहाँ पे देखिए समांतर माध्य बराबर जो दिया है, यहाँ पे वैल्यू इसका दे रखा है कितना, 56.2 इसका वैल्यू दे रखा है। ठीक है। और इसको सभी को क्या किए, जोड़ दिए। 40 जोड़ 50 जोड़ x जोड़ 78 जोड़ 58 बटे में क्या हो गया 2। सिग्मा x का वैल्यू यही तो दे रखा है। और इसको जब सॉल्यूशन किया तो यहाँ पे कितना है, 56.2 बराबर 226 प्लस x/2। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसके आगे, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जब यहाँ पे सॉल्यूशन बाद जो इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे 56.2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 226 प्लस x। अब बटे में क्या है 2 है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी यहाँ पे 2 है। ठीक है, 56.2। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे कितना आने लगेगा, 281 बराबर 226 प्लस x। ठीक है, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 281 माइनस 226। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा 55। कितना निकलेगा 55। तो इसकी आंसर जो होगा कितना होगा, x बराबर कितना निकलेगा 55 निकलेगा। तो हम लोगों ने वहां पे इसका सॉल्यूशन कितना निकला था 55। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 55। तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, प्रकाशित आंकड़े होते हैं, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा होता है, फिर दोनों होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि निम्न में से किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा हो जाएगा माध्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। तो इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा फिशर का सूत्र। किसका, फिशर का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। एक अच्छे औसत के गुण क्या होते हैं, एक अच्छे औसत के गुण होते हैं क्या होते हैं। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का होगा स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, सरलता, निरपेक्ष संख्या। तो इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि निम्न चित्र में सहसंबंध का परिणाम क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी -1 हो जाएगा, r = -1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि विस्तार गुणांक का सूत्र होता है। विस्तार गुणांक का क्या सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा l - s बट्टे l + s। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये क्या होता है, विस्तार गुणांक का सूत्र होता है। आप लोगों ने इसको पढ़े भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, परमाणु विचलन का सूत्र क्या होता है। परमाणु विचलन का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा यह जगह √d(x²/n)। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा, मार्शल ने, पीगू ने, एडम स्मिथ ने, फिर रॉबिन्सन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा एडम स्मिथ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, 21 पे आते हैं कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है क्या, संकलन, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण या फिर सारणी। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
22 पे आते हैं कि निम्न आंकड़े का विस्तार ज्ञात करें। निम्न आंकड़े का विस्तार ज्ञात करें, तो इसका जो आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का जगह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 46। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होते हैं, कितना होते हैं? किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कितने कोण होते हैं? 23 नंबर का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री। क्या नहीं होता है? पहिए का जो तीनों कितना होता है, इसका जो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका पता भी होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कितना? 360 डिग्री। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। आयत चित्र क्या होता है? एक विमीय आरेख होता है, द्विविमीय आरेख होते हैं, बहुविमीय और आरेख होते हैं, या फिर त्रिविमीय होते हैं। इसका जो आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा द्विविमीय आरेख होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि निम्न आंकड़े का माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, आप लोगों ने इसका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन किए होंगे और आप लोगों ने इसको जानते भी होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसको क्या निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले आरोही क्रम में सभी को सजाते हैं ना, आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे देखिए सब आरोही क्रम में सजा हुआ पहले से है ना। इसका माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है? आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे टोटल कितना नंबर है? 1 2, इसको सभी को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन बराबर कितना दिया है? 9 दिया। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? माध्यिका बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n + 1/2 होता है ना। तो n का वैल्यू कितना 9 है और प्लस में 1 है, और यहाँ पे क्या है? 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 1 10/2। और जब इसको भाग निकालेंगे कितना आएगा? 5। तो 5 नंबर पे यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। 5 पे कितना? 130 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 130। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 130। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसका बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कितना है? 130 आ गया। ठीक है, क्योंकि 130 कितना नंबर पे? 5वां नंबर पे। क्लियर है, चलिए आते हैं सेक्शन बी की तरफ आते हैं कि यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हरित क्रांति में सम्मिलित है। हरित क्रांति में क्या सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा यहाँ पे जो HYV बीज, कृषि यंत्रीकरण, ये भी ठीक है, रासायनिक उर्वरक, ये भी ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं कि फेमा कब लागू हुआ? फेमा जो है कब लागू हुआ? 1 जून 1973 को, 2 जून 2010 को, 1 जून 2000 को, या फिर 1 जनवरी 2000 को। तो क्या आंसर होगा? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 जून 2000 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा आपका यह जगह निरपेक्ष निर्धनता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया कब? तो इसका आंसर जो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 1991 में। कब हुआ? 1991 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। जैविक कृषि एक क्या है? खेती है। कौन सा खेती है? पारंपरिक है, धारणीय है, विविधीकृत है, या फिर रासायनिक है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा जगह धारणीय है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो भराएगा यहाँ पे क्या होगा? धारणीय भराएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारित संरचना का अंग है? स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारित संरचना अंग है? आर्थिक है, सामाजिक है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा आपका जो जगह बी नंबर सामाजिक है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सामाजिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप बताइए। तो एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर लो प्राइस गुड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किससे है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता है? इसका जो आंसर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये जगह इंजीनियरिंग वस्तु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो इसका आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये जगह 1948 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? नैतिकता, अनुशासन, सच्चाई, फिर शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा शिक्षा। क्या मानवीय संसाधन विकास के लिए क्या आवश्यकता है? शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है? कितनी
कितनी आबादी जो है कृषि क्षेत्र आजीविका प्राप्त करती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कितना? 2/3। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 38 का जो आंसर होगा चीन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं ए वाई का पूर्ण रूप क्या है? ए वाई का पूर्ण रूप क्या है? जिसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंत्योदय अन्न योजना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना ए वाई का फुल फॉर्म है। क्लियर है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं कि पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं किसमें? विकसित देश में, अल्प विकसित देश में, या फिर दोनों में, इनमें से कोई। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा ना आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प विकसित देश में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI डैश मानदंडों का एक सूचक है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर होगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं कि निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, बिहार। तो निर्धन राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 43 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015 को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्लियर है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं कि उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव। उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या? कृषि संकट, लघु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव, आय असमानता, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं कि मनरेगा का संबंध 45 का मनरेगा का संबंध है किससे? रोजगार से, शिक्षा से, चिकित्सा सेवाएं से, उद्योग स्थापना से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा का जो संबंध है उससे रोजगार से। सभी लोग जानते हैं मनरेगा का संबंध किससे? रोजगार से संबंध है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं कि नाबार्ड कब स्थापित हुआ? नाबार्ड कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर जो 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 नंबर क्वेश्चन के श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है। श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है, क्या होता है? 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेरोजगार श्रम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं कि इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में जो नहीं आता है, कौन सा नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 48 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने मॉडल सेट जो आप लोगों के जेक की तरफ से जारी किया गया था उसमें भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जब आप लोगों ने इसका आंसर सभी को पता होगा। चिपको आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? किसने की थी? चिपको आंदोलन कब हुआ था और कब हुआ था? इसका आप लोगों ने कमेंट में जवाब देंगे। और किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नेरोजी या फिर महात्मा गांधी। इसका जो आंसर होगा 49 का सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आता है लास्ट क्वेश्चन आपका। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मिश्रित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज पूरे 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के क्लास 11 का किए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को जितना ज्यादा उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन किए जिसमें कैलकुलेटिव था, तो हम लोगों ने उसको सभी को सॉल्यूशन किए अभी। और उन सारे सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन कीजिए क्योंकि वो सब क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन आज पढ़े 50 क्वेश्चन पूरे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इस सब क्वेश्चन का रिवीजन बहुत ही अच्छे से करना होगा, तब आपका 90% रिजल्ट 11th में आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोगों ने यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें ताकि हम उससे मोटिवेट हो और आपके लिए और ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।